शोभन में हुई 8 तारीख की हत्या को लेकर जिला कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष मोहम्मद जियाउर रहमान उर्फ बब्बन के हत्यारों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 8 दिसंबर को शोभन में हुए जिला अध्यक्ष की हत्या को लेकर पुलिस ने मामले को उजागर कर लिया है। इस मामले में 3 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें मोहम्मद जावेद, जिसके पिता का नाम मोहम्मद नूरुल हसन है, दूसरे व्यक्ति का नाम मोहम्मद छोटे, पिता का नाम मोहम्मद मूसा उर्फ मोहम्मद मुईद है। वहीं तीसरे व्यक्ति का नाम मोहम्मद फिरोज, पिता का नाम मोहम्मद माजिद है। तीनों व्यक्ति सिमरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत शोभन के रहने वाले हैं। इन तीनों के पास से एक मोबाइल फोन तथा एक व्यक्ति के पास से 1 लाख रुपए नगद बरामद किए गए हैं। वहीं एक व्यक्ति मुंबई जाने के फिराक में था, जिसे एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर दिया गया। इन बातों की जानकारी सदर डीएसपी अमित कुमार ने एक प्रेस वार्ता कर दी। उन्होंने कहा कि तीनों अभियुक्त को गिरफ्तारी कर ली गई है, मामले का उजागर हो गया है। आखिर कहीं न कहीं यह जमीन से संबंधित मामला है, जो लेन देन के मामले पर अटका हुआ था। सिमरी थाना अंतर्गत शोभन बाईपास में 8 दिसंबर की सुबह एक लाश पाई जाती है। जांच पड़ताल होती है, शिनाख्त होती है। लोकल लोगों द्वारा बताया जाता है कि लाश मरहूम जियाउर रहमान की है, जिन्हें बब्बन के नाम से भी जाना जाता था। उनके वालिद का नाम मोतीउर रहमान है, जो शोभन गाँव के ही निवासी थे। घटना की गंभीरता को और संवेदनशीलता को देखते हुए दरभंगा जिला के एसएसपी महोदय द्वारा तत्काल एसआईटी का गठन किया जाता है, जिसमें सीआई सदर, सीआई कमतौल, एसएचओ सिमरी होते हैं और उसे लीड मैं कर रहा हूँ। इसके बाद तमाम पहलुओं पर जांच की जाती है। वहाँ 4-5 घंटे हमारी टीम ने समय बिताया। एफएसएल की टीम आई। उस दौरान लोगों की बॉडी लैंग्वेज, लोगों की बातचीत, लोकल इनपुट्स, वहाँ के जो चाय वाले हैं, लोकल लोग हैं, उन लोगों से हमारी बातचीत, पूछताछ और अन्य जो अनुसंधान के हमारे तरीके हैं, उनको अपनाते हुए सिमरी थाना की टीम के द्वारा टेक्निकल सेल की मदद से और काफ़ी तत्परता दिखाते हुए कल ही दिनांक 9 तारीख को घटना के जस्ट दूसरे दिन 24 घंटे के अंदर दरभंगा एयरपोर्ट से जो मुख्य अक्यूज है इसका मोहम्मद जावेद, उसकी गिरफ्तारी संभव हो पाती है। जावेद से पूछताछ की जाती है। पूछताछ के क्रम में वो अपने और 2 सहयोगियों का नाम बताता है, जिनका नाम है छोटे और फिरोज। ये दोनों भी संयोगवश उसी गांव के निवासी होते हैं। रात में कल इनकी गिरफ्तारी हुई है। लगता है पीछे का स्पष्ट कारण है जमीन की खरीद बिक्री से संबंधित लेन देन का विवाद। इनकी मिलीभगत थी। मुख्यतः जावेद का कुछ पैसे का हिसाब किताब बताया जा रहा है और पूछताछ की जा रही है। उनको जावेद ने शाम में बुलाया और आने के बाद उनकी बुलेट जो है, जिस बाइक से वो गए थे लेट जियाउर रहमान, उनकी बाइक भी वहाँ पाई गई। बाइक की चाबी भी हमारे जब्ती सूची में है और बाइक से वो गाछी के अंदर लगभग बगीचे में 1 किलोमीटर अंदर लगभग वो जाते हैं। क्योंकि इन लोगों से पुराना संबंध रहा है, सहयोग रहा है, गाँव के रहे हैं, इसलिए बिना किसी संदेह के वो अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद पीछे से उन पर लोहे के रॉड से वार किया जाता है। सर के पीछे से गंभीर चोट है, जो मृत्यु का कारण बताया जा रहा है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। टाइमिंग क्या है, कुछ ये पता चल रहा है? शाम का समय है, 6, साढ़े 6, 7। नहीं, आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है। एक छोटे है जिसका कुछ मारपीट का इतिहास रहा है, उस पर जाँच पड़ताल की जा रही है। ये कसाई का काम भी करता है, तो जाँच पड़ताल की जा रही है, क्योंकि ज़मीन का मामला है, लेन देन का मामला है। कुछ और भी गिरफ्तार कहाँ से किया गया इन लोगों को? एक तो बताया गया कि दरभंगा एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। ये मुंबई कहाँ जा रहे थे? मुंबई जा रहा था। मुंबई की फ्लाइट का टिकट इसके पास है। और दोनों को? बाकी 2 गाँव से देखिए, अभी तक की जांच पड़ताल से तो स्पष्ट हो रहा है कि यही लोग हैं। इतना तो लोगों ने कर किया है लगभग। अभी तक तो ये प्रतीत होता है। पहला कॉल किसने किया था? पहला कॉल जो बुलाने का, जो मतलब जावेद ने किया। जावेद ने। कहानी बताई है, बताइए कि जो उनके द्वारा विभिन्न पहलू पूछताछ हम लोग करते हैं और उसके बाद जो डॉट्स हमें मिलते हैं उन्हें कनेक्ट करके स्टोरी कंप्लीट होती है कि नहीं, उसके आधार पर अपने नतीजे पहुँचते हैं। इनके पास से क्या क्या सामान मिला सर? जावेद के पास से 1 लाख रुपये कैश मिला है और उसने बताया है कि वो कैश से फिरोज और छोटे ने भागने के लिए दिया। फिल्मी स्टाइल की बात नहीं है, बात तत्परता की है। वो हमेशा रही है और रहेगी। इसके कुछ दिन पहले एक और कांड हुआ था रंगनारी का, उसका 24 घंटे के भीतर किया गया था। उसके पहले एक और कांड हुआ था, उसका 24 घंटे के भीतर किया गया। आगे भी किया जाएगा। प्रयास हमेशा सर्वश्रेष्ठ रहता है। सर सामने आ पाया है, उन लोगों को जाँच चल रही है। अलग अलग फिगर्स बताए जा रहे हैं। घर वालों के द्वारा भी कुछ बताया गया है और इन लोगों ने कुछ बताया है, उस पर जाँच पड़ताल चल रही है। इसमें वादी मृतक की पत्नी है।
नाका नंबर 5 के पास स्थित एक दुकान में लगी आग, सभी सामान हुए जलकर राख। नाका नंबर 5 के पास स्थित एक दुकान में आग लग गई, जिस वजह से दुकान के सभी सामान जलकर राख हो गए। इस बात की जानकारी दुकानदार को शनिवार को पता चली। उन्होंने कहा कि शुक्रवार की देर रात्रि यह आग लग गई थी, जिस वजह से हम लोगों को नहीं पता चल पाया। समय पर आग पर काबू नहीं पाया गया और सभी सामान जलकर राख हो गए। साथ ही उन्होंने कहा कि मात्र कोतवाली ओपी यहां से 10 कदम की दूरी पर है। पुलिस सतर्क नहीं थी, जिस वजह से यह आग लग गई। उन्होंने यह अंदेशा जताया कि करीब 5 से 6 लाख रुपए के सामानों का नुकसान हुआ है। साथ ही काउंटर में कैश भी रखे हुए थे, जो जलकर राख हो गई। दुकानदार ने यह भी कहा कि कुछ महीने पूर्व एक व्यक्ति से झगड़ा हुआ था। उन्होंने धमकी दी थी कि तुम्हें बर्बाद कर देंगे। हो सकता है कि उसी का नतीजा हो कि यह आग लगी है। वहीं दुकानदार के द्वारा कोतवाली ओपी को एक लिखित आवेदन दिया गया है, जिसमें एक व्यक्ति को नामजद बनाया गया है। बेल चश्मा टोपी घड़ी स्पोर्ट की दुकान थी। हमारे प्रशासन के द्वारा हमारे पास कॉल आता है कि रात में दुकान जल गई है, 2 बजे रात में जल्दी पहुँचे। जब यहाँ पे आकर देखते तो बहुत हेवी आग लगी होती है, पूरा दुकान जल रहा होता था। फिर फायर ब्रिगेड वाले आते हैं, वो सब आके सहायता से पूरे आग को बुझाते हैं। आग बुझाने में टोटल फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ी लगती है, तो जितनी सामान थी सब जल गई। हमें इलेक्ट्रिशियन का जो था फिलहाल वो रात में हम निकाल के जाते हैं, क्योंकि कल भी निकाल के गए थे, दुकान कुछ नहीं थी। बस सुबह से वो आए हैं, 3 बजे कॉल किया तो पूरा आग लगा। शायद कोई आग लगा दी या क्या किया, या अल्लाह ही बेहतर मालूम, नहीं मुझे पता कैसे हुआ। सीसीटीवी फोटोज देखने के लिए गए 6 नाका वो कंट्रोल रूम में, वो फोटेज गायब है। फोटेज है नहीं 12 से लेके 7 बजे तक का। और ये कांड हुई 12:10 तक। सामने वाला दुकान खुला हुआ है, उसकी गाड़ी दिखाई दे रही है, आदमी दिखाई दे रहा है, और सुबह का नहीं दिखा दे रहा है। 12 से लेकर 7 बजे तक का सीसीटीवी फुटेज क्या हो गया, सब एरिया का, सिर्फ नाके 5 एरिया का गायब है। क्यों गायब है नहीं पता। बोले लाइट कट गई थी, लाइट तो सारे एरिया में था। हम लोग जिस टाइम आया उस टाइम भी लाइट थी, फिर कैसे जो फोटो गायब है ये नहीं पहुँच रहा है। कितने का माल जला हो? 5 से 6 लाख का माल जला है। 25 से 30 हज़ार रुपये, 30 से 40 हज़ार रुपये कैश था अंदर में। किसी पर शक भी है? किसी से झगड़ा भी हुआ? जी किसी से झगड़ा हो रहा, किसी से शक नहीं था। बस हमारे दुकान के आगे की दुकान सामने एक लड़का पहले लगाता था फुटपाथ पे, उसको उसने मकान मालिक उसको खाली करा के मुझे दुकान दे दिया था। उसने मुझे खुले खाम धमकी दी थी कि तेरे दुकान को बर्बाद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कब दिया था धमकी? वो 1 महीने की धमकी हुआ जब दुकान हम स्टार्ट किए, तब आज से 2 महीना पहले वाला दुकान स्टार्ट किए थे। इससे पहले ये दुकान हम 5 साल से काम कर रहे थे और 2 साल से अपने अंदर हम दुकान चला रहे थे। क्या नाम था जिसने धमकी दी? धमकी दी उसका नाम एजाज था। कहाँ का रहने वाला? स्टेंगरा पट्टी का रहने वाला है वो। ठीक है, थाने में आवेदन दिया है? आवेदन देने जा रहे हैं, अभी तक दिए नहीं है। मेरा नाम है जी मोहम्मद सरदार, ना कल्यापात कोतवाली थाने के पास। ठीक है। किस नाम से था दुकान? दुकान का नाम था फैंसी स्टोर, इसका बगल वाले का नाम था बशीर। कितने दुकान जले थे? 2 दुकान जली। सीएम कॉलेज में प्रधानाचार्य के द्वारा अमात कथामृत पुस्तक का हुआ विमोचन। सीएम कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल कुमार मंडल की अध्यक्षता में आयोजित एक संक्षिप्त कार्यक्रम में अवकाश प्राप्त प्रधानाध्यापक रामदेव राय तथा सीएम कॉलेज के इतिहास विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर अखिलेश कुमार विभू लिखित अमात कथामृत पुस्तक का प्रधानाचार्य कक्ष में शनिवार को विमोचन किया गया, जिसमें पुस्तक समीक्षक के रूप में डॉक्टर महानायक राय, मुख्य वक्ता के रूप में विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर RN चौरसिया तथा लेखक द्वय रामदेव राय एवं डॉक्टर अखिलेश कुमार विभू तथा डॉक्टर आलोक कुमार राय आदि ने महत्वपूर्ण विचार रखे। वहीं डॉक्टर आशीष कुमार बरियार, डॉक्टर आलोक कुमार, इंजीनियर प्रेरणा कुमारी, रवि कुमार, राजेंद्र कामती तथा अमरजीत कुमार आदि लोग मौजूद थे। अध्यक्षीय संबोधन में प्रधानाचार्य ने कहा कि प्रत्येक पुस्तक के लेखन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। लेखक द्वय रामदेव राय तथा डॉक्टर अखिलेश कुमार विभू द्वारा लिखित यह पुस्तक सामाजिक अंधविश्वास को तोड़ते हुए विकास की नई दौर से समाज को रोशन करेगा। अपने व्यक्तित्व जो है उसको अपने निर्माण करना है। जाति व्यवस्था तो अपनी जगह पर आता ही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लेखक साहब का भी, साथ ही हमारे अखिलेश विभू जी का भी, कि इस चीज़ को जो किताब आपने लिखी है उसको फिर आगे बढ़ाएं, और जो इसमें कमी है उस कमी पर आप रिसर्च करें। और जो आपकी किताब जो जिन पाठक के पास जाएगा उनसे आप रिक्वेस्ट करेंगे कि पुस्तक को पढ़कर जो कमी आती है, जो खामियां हैं, उस पर थोड़ा सा आपको रिकमेंड करें, और उस रिकमेंडेशन पर आप फिर उस पर काम करेंगे। तो काम करेंगे, किताब जो भी होता है वो रिसर्च के रूप में आता है, शोध होता है, शोध पर फिर आप नया काम करते हैं। एक लेसन जाना चाहिए समाज में, और जो पाठक के बीच है, जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं उनके बीच जानी चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। साथ हमारे राय जी हैं हिंदी विभाग के, और खासकर इस कार्यक्रम में हमारे बरियार साहब हैं जो नए कोऑर्डिनेटर, तिवारी जी भी हैं,
उनका भी एक अच्छा सहयोग महाविद्यालय के कार्य में रहा है। बहुत बहुत स्वागत उनका भी। साथ ही हमारे एक विशेष अतिथि के रूप में हमारे चौरसिया साहब हैं संस्कृत के विभाग के, तो बहुत बहुत स्वागत उनका भी। थैंक यू। अमृत पुस्तक के लेखक द्वय श्री रामदेव राय जी तथा डॉक्टर अखिलेश कुमार विभू जी को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना व्यक्त कर। अनुसंधानात्मक पुस्तक की रचना की है, खास करके समाज में किस तरह वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में तब्दील हुई और किस तरह से एक अच्छे वर्ग से अमात्य मतलब मंत्री होता है। राजा महाराजा के समय में मंत्री हुआ करते थे, सजेशन देने वाले, सुझावकर्ता। तो निश्चित रूप से बहुत ज्ञानी होते होंगे, तभी तो वो सुझाव देते थे हर मुद्दे पर। तो ऐसे अमात्य वर्ग के एक अंश को, एक भाग को निकाल करके वर्तमान में जो अमात्य जाति है वह बहुत अच्छी स्थिति में नहीं कर सकते हैं। हालांकि आधुनिकता के दौर में हर जातियों का विकास हुआ है, चाहे जो पहले से विकसित जाति है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो 4 वर्ण में बांटे गए थे, वह व्यवस्था मैं ऋग्वेद में पढ़ा हूँ, संस्कृत का शिक्षक हूँ, तो वहाँ पर कोई व्यवस्था ऐसी नहीं थी, जाति की चर्चा भी नहीं है। एक माँ बाप के 4 संतान 4 वर्ण में होते थे और गुण कर्म के आधार पर, यही आधार था वर्ण व्यवस्था का। और वह आधुनिक काल का श्रम विभाजन मैं मानता हूँ, श्रम विभाजन था उस समय, काम के आधार पर वर्ण व्यवस्था, जाति की चर्चा नहीं थी। मिथिला विश्वविद्यालय के राजनीतिक विज्ञान विभाग में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस का किया गया आयोजन। शनिवार को मिथिला विश्वविद्यालय के राजनीतिक विज्ञान विभाग के कौटिल्य कक्ष में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस का आयोजन विश्वविद्यालय राजनीतिक विज्ञान व विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग के संयुक्त तत्वाधान में सामाजिक विज्ञान व विधि संकाय अध्यक्ष सह राजनीतिक विज्ञान विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर जितेंद्र नारायण की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में अतिथियों का स्वागत मनोविज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर ध्रुव कुमार ने किया। अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की गई। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन के दौरान सामाजिक विज्ञान व विधि संकाय अध्यक्ष सह राजनीतिक विज्ञान के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर जितेंद्र नारायण ने कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा की महान उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए वसुधैव कुटुंबकम को विशेष रूप से रेखांकित किया। छात्राओं को संबोधित करते हुए कई बातों का जिक्र किया गया। वहीं मौजूद इस कार्यक्रम में कई अन्य गणमान्य अतिथियों ने भी अपनी अपनी बातें इस मौके पर रखी। ये कार्यक्रम मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाने के लिए आयोजित किया गया है और इसका उद्देश्य है कि दुनिया में जो मनुष्य के विरुद्ध में जो वायलेंस होता है, एक्चुअली खास करके जो विषय आज रखा गया, किशोरों के संदर्भ में ये विषय रखा गया है, क्योंकि एक ऐसी अवस्था होती है जो बच्चों के शरीर में जो परिवर्तन होता है और उसके वजह से उसके सामने बहुत सारे प्रश्न, जैविक प्रश्न भी उठते हैं और अपराध की ओर भी अगर उस पर उस समय उसका सही गाइडेंस नहीं मिले, सही एजुकेशन उसको नहीं मिले, तो वास्तव में वो समाज में के लिए भी खतरा हो सकता है, अपने जीवन में भी उसके सामने अनेक तरह की समस्याएं आ सकती हैं। और मनुष्य का जो अधिकार है, मानव जो अधिकार है, हम लोग बराबर इसकी चर्चा करते हैं। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यूएन ने जो इसको स्वीकार किया और उस समय से हम लोग इसको मनाते आ रहे हैं। इसका हेतु ये है कि मनुष्य के रूप में उसको जो कुछ प्राप्त होना चाहिए, एक डिग्निफाइड लाइफ, एक ऐसा जीवन जो कि मनुष्य के रूप में जिए। ये महसूस किया गया है कि मनुष्य तो है, लेकिन उसको न जीने के लिए जो भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए, आवास चाहिए, उसको सुरक्षा चाहिए, उसमें पूरी दुनिया में समस्याएं खड़ी हो गई और ख़ास करके महिलाओं के विरुद्ध में बहुत अत्याचार होते रहे हैं। गरीब जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी मनुष्य होते हुए भी जानवर की ज़िंदगी उनको जीने के लिए विवश किया जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में गरीबी, भूखमरी का शिकार मनुष्य होता है और मनुष्य के विरुद्ध में जो अपराध होते हैं और अपराध का जो कारण होता है, जो गरीबी है, अशिक्षा है, दरिद्रता है, इसका निवारण भी हो और मनुष्य में ऐसी प्रवृत्ति नहीं पनपे जिसके वजह से एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के विरुद्ध में जाकर के काम करे। इसीलिए इस दिवस के अवसर पर बच्चों के बीच में कॉम्पिटिशन्स भी कराया गया
भाषण भी कराएगा, ताकि बच्चे इस विषय को ठीक से समझें और अपने एक मनुष्य के नाते वो जीवन भी व्यतीत करें, अपने अधिकारों का भी उपयोग करें। अगर उनके विरुद्ध कोई ऐसी बात होती है जो नहीं होनी चाहिए, चाहे कहीं से भी आती हो, तो उसका प्रतिकार भी कर सके। और दूसरी बात है कि दूसरे मनुष्य के जीवन को बेहतर बनाने में उसकी भूमिका हो। इस उद्देश्य से इस शैक्षणिक संस्थान में विश्वविद्यालय के द्वारा दायित्व था मनोविज्ञान और राजनीति विज्ञान को ये दायित्व मिला था, उसी के तहत आज का ये कार्यक्रम आयोजित है। था कि किशोरों के मानवाधिकार के संबंध में विश्वविद्यालय विभिन्न विभाग, जितने हमारे विभाग हैं, सारे बच्चे, हर विभाग से 2-2 बच्चे आमंत्रित किए गए थे और उनके बीच में ये भाषण प्रतियोगिता हुई, स्पीच डिबेट हुआ, इसी विषय पर हुआ। और उसमें 3 बच्चों को पहला, दूसरा और तीसरा पुरस्कार मिला। पहला पुरस्कार हिंदी विभाग को गया है और दूसरा जो पुरस्कार है वो राजनीति विज्ञान को गया है और तीसरा पुरस्कार जो है वो एक और जो विभाग है उसको गया है। और उसके अलावा इसमें प्रतिभागियों को भी पुरस्कृत किया गया है, उनको प्रमाण पत्र भी दिए गए।